Good morning, everyone. My name is Zareen Khan, and I welcome you all to the Hindu Zone. And this is about the Hindu Zone is for career counseling and guidance, and we guide the aspirants of different competition examinations like SSC, UPSC, IIT, JEE, NEET, CLAT, etc. And today we are going to have a conversation with Yaksh Chaudhary, who has secured All India rank 6 in UPSC 2021. He is top 10 students aspirants जो रहे हैं इस साल के. So I welcome Yaksh to the Hindu Zone, and many Thank you, ma'am. congratulations that you have secured rank 6 and you have got the position in top 10. So how are you feeling? आप इस feeling को absorb कर पा रहे हैं अभी तक या नहीं? मैम फीलिंग तो अच्छा है। अभी किसी चीज की तैयारी करते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली वो मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा अनसर्टेनिटी खत्म हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, एक रिलीफ का माहौल हो जाता है, थोड़ा अच्छा तो लगता है। Okay. आपका मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया था कि यू वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज? मैम मैंने समाज से जुड़े हुए काफी कार्यों में अपने कॉलेज टाइम पे भी पार्टिसिपेट किया है उसमें। और मैं अपने जैसे गांव में रहा, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि समाज में कुछ परेशानियां होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन के शायद अपना कुछ योगदान दे पाऊँ उधर। और जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट किया, और जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान वहाँ से थोड़ा बढ़ गया। उसी समय से मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था मेरा सिविल सर्विसेज। कॉलेज टाइम से ही आपने अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? हाँ मैम, बेसिक बेसिक जो होता है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होता है वो सब मैंने कॉलेज टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके. आपका जो ये ओवरऑल जर्नी था, उसके अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ आप हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए. मैम देखिए, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2018 में। फुल फ्लेज तैयारी जो मैंने शुरू की कॉलेज टाइम पे, तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह या बेसिक जो एनसीईआरटीज वगैरह वो पढ़ा था। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया 2019 में। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, मेरा 6 मार्क्स से रह गया था प्रीलिम्स। काफी बड़ा गैप था। उसके बाद मैंने एनालाइज किया खुद को, कुछ कुछ गलतियां पाई, ज्यादा बड़ी तो मैं गलतियां ऐसा डायग्नोज नहीं कर पाया, पर कुछ कुछ गलतियां मुझे लगी। तो मैंने अगले अटेम्प्ट में मेरे सुधारने की कोशिश किया। जो मेरा 2020 वाला अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स भी हुआ, मैंने मेंस भी दिया। मेंस में भी ठीक ठाक मार्क्स आए, और फिर मैंने फाइनली इंटरव्यू दिया। पर अगेन इंटरव्यू में फिर से 6-7 नंबर से रह गया, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी 2021 में मैंने जो भी पहले गलतियां की थी उसको सुधारते हुए मैंने अपना मेंस में भी इम्प्रूव किया, प्रीलिम्स में भी इम्प्रूव किया, और इंटरव्यू में भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने में मैं सक्सेसफुल रहा। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से सीखते हुए, गिर के वापस से उठते हुए अब जाके एग्जाम क्लियर हुआ है। Okay. आपने कहा कि you made a few mistakes in 2019 when you were not able to clear 2000 मतलब prelims even, and then आपका इंटरव्यू रह गया था 2020 में. Can you please elaborate कि किस तरह की mistakes थी? How did you identify कि कहाँ कहाँ आप lag कर रहे हैं, उसको rectify आपने कैसे किया? मैम सबसे पहला तो मिस्टेक था कि मैंने जो पीवाईक्यूज होते हैं यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका एक पैटर्न होता है, कुछ थीम्स होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनको पीवाईक्यूज को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, उनको मैंने एनालाइज नहीं किया था, सॉल्व भी नहीं किया था। सबसे पहली मिस्टेक तो मेरी ये थी। दूसरा ये था कि जब 2019 वाले अटेम्प्ट में मैं ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाया था। कुछ क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया था, कुछ क्वेश्चंस को मैं कम टाइम दे पाया जो आसान थे, उसकी वजह से। तो ओवरऑल प्रीलिम्स में फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक तो ये मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यूज वाली थी मेरी। Okay. And time management. टाइम मैनेजमेंट प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है, सभी में जरूरी है, प्रीलिम्स में काफी हेल्पफुल रहता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो बहुत दिक्कत रहती Okay. है, फिर आपके थोड़ा इस छोड़ना ओवरऑल पड़ता है। जर्नी में तीन ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या थे आपको मोटिवेट करने के लिए? जो टॉप 3 आपके मोटिवेशन फैक्टर्स रहे होंगे. मैम सबसे बड़ा तो मोटिवेशनल फैक्टर अपना अंदर का जो मोटिवेशन आता था कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है, और
सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करना है, वो बहुत सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर वही था कि हमको सिविल सर्वेंट बन के कुछ करना है, कुछ ग्रास रूट लेवल पे या हमारे आसपास जो सोसाइटी है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करके सोसाइटी को चेंज करना है। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था। दूसरा फैक्टर था कि पेरेंट्स ने काफी मोटिवेट किया है इस चीज में मुझे। उन्होंने, अभी मैं 2018 में फुल फ्लेज प्रिपरेशन किया था, 2017 में मैं पास आउट हुआ था, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे पास आउट हुए। तो उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, तो एक ये भी एक फैक्टर रहा मेरे इसमें सिविल सर्विसेज की जर्नी में। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे काफी मोटिवेट किया है, टीचर्स ने भी मोटिवेट किया है, तो यही सब फैक्टर्स थे। ओके। आपने स्कूलिंग में आपके किस तरह के मतलब कौन से सब्जेक्ट्स थे, कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? मैंने अपना सारा स्कूलिंग अमरोहा से ही किया है। 10th और 12th में यहाँ पे एक अकेडमी, एसएस अकेडमी, मैंने वहां से किया। उसमें मैं मार्क्स मेरे ठीक ठाक आते थे, ऑलमोस्ट मैं टॉपर ही रहता था। 12th में थोड़े कम मार्क्स आए थे, 10th में अच्छे मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन किया था 1 साल कोटा में। उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन में अपना बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और मेरा एक और एग्जाम होता है सीएपीएफ का, असिस्टेंट कमांडेंट का, जो यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। 2019 में मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, जिसका मैंने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखा है। अभी उसमें रिजाइन करूंगा मैं। तो यही मेरा मोटा मोटा जर्नी है मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड में। ओके। एक्चुअली काफ़ी एस्पिरेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट, मतलब हम लोगों को तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आफ्टर 12th लाइक विद ग्रेजुएशन कर देनी चाहिए या फिर कॉलेज पूरा खत्म होने के बाद देन हम लोगों को वी शुड प्लान टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? इसके ऊपर आप कुछ गाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर? आई मीन जिस तरह से बेसिक तैयारी आप शुरू कर दें। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हम एक्स्ट्रा को करिकुलर्स होते हैं, बहुत सारी स्किल्स जैसे लीडरशिप स्किल्स होता है, टीम बिल्डिंग, या फिर स्पोर्ट्स में जो हम वैल्यूज सीखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हमारी प्रिपरेशन के चक्कर में ये चीजें ना छूट जानी चाहिए, ये चीजें नहीं छूटनी चाहिए। और दूसरा तो ये, जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम ग्रेजुएशन के टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हेल्पफुल तो होगा वो, बट उसके चक्कर में हमारा ग्रेजुएशन नहीं सफर करना चाहिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में। तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन के टाइम में जितना टाइम मिले, 2 3 4 घंटा, उसमें अपना जो फाउंडेशन है इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि जब पहला अटेम्प्ट दें ग्रेजुएशन के बाद तो वो अच्छे से अटेम्प्ट दें, सारी चीजें कवर हो जाएं पहले ही। तो पहले जब तैयारी शुरू करेंगे उसका बेनिफिट तो होगा, बट उसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें अपने ग्रेजुएशन के साथ। ओके। और आपने जो तैयारी की है इस बार, मतलब आपने जो एग्जाम निकाला है इस बार, ये आपने जॉब मतलब के साथ किया है, आप यू वर वर्किंग? नहीं मैम, ओके। नहीं मैम, मैंने उसमें लीव लिया हुआ था। ऑलराइट। तो आपने हाँ लीव जी। लेके आपने फुल टाइम प्रिपरेशन किया है? कभी हाँ, फुल टाइम प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कहीं से कभी कोई कोचिंग लिया था, ऐसा कहीं से किसी तरह का कोई गाइडेंस या हेल्प कोचिंग से? हाँ मैम, मैंने कोचिंग लिया था, जो जनरल स्टडीज होते हैं उनका भी, और जो मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, मैंने उसका भी कोचिंग लिया था। तो ये मेजर मैंने कोचिंग लिया था दिल्ली में। ओके। एंड ये कोचिंग आपका, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप दिल्ली आके ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग्स, मतलब आफ्टर कोविड हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इसमें अब एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ठीक रहेगा या ऑफलाइन कोचिंग ठीक रहेगा? देखिए, आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छे अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अच्छे अवेलेबल हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि बच्चे के, जैसे मेरा था, मैं तो ऑनलाइन नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता था, मुझे तो फिजिकल क्लासेस ही लेनी थी। अगर कोई ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो तो आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी अच्छी अवेलेबल है। बस यही है कि जो एजुकेटर्स हैं उनको अच्छे से चूज किया जाए, जो कोचिंग लेना है उस पर रेप्यूटेड टीचर्स हो, रेप्यूटेड एजुकेटर्स हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले या ऑनलाइन कोचिंग ले, उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हमको कौन सा कोचिंग लेना है। अच्छा, कोचिंग सिलेक्शन पे आपने बात की है, एजुकेटर पे बात की है, तो थोड़ा सा इसमें एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं कि कोचिंग सिलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें, और जहाँ तक एजुकेटर हैं या जो टीचर्स हैं उनके बारे में बिफोर टेकिंग द एडमिशन क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए? सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए या फिर इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स होने चाहिए?
तो देखिए आजकल तो इंटरनेट पर अगर हम सर्च करें कौन से टीचर्स अच्छे हैं, तो बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे मैंने भी कोचिंग ली है, मैंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया कौन से टीचर ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो एक तो उस तरह से हम देख सकते हैं एजुकेटर्स के बारे में, उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। उसके बाद कुछ कुछ वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, कुछ कुछ शॉर्ट क्लिप्स होती है, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है वो सबको देख सकते हैं हम। हर हर पढ़ाने का तरीका सबको सूट नहीं करेगा, तो जिसको जो ज़्यादा सूट करे वो लें। और ये देखें कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, जिनके रिव्यूज ज़्यादा अच्छे हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें। बाकी अल्टीमेटली कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि कोचिंग की वजह से अगर आपने गलत कोचिंग चूज कर ली तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा कि कोचिंग का एक बहुत छोटा सा रोल है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्रोसेस में। बाकी करना तो सब कुछ खुद से ही है। ओके। इस बार यूपीएससी में जब आपने क्वेश्चन दिया था तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? सब्जेक्ट रिलेटेड थे, कोर सब्जेक्ट रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड थे? मैम इंटरव्यू में मैम इंटरव्यू में मेरे जो बैकग्राउंड था उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इवेंट से भी थे। जैसे मेरा बैकग्राउंड, मैंने एथलेटिक्स में काफ़ी एक्टिव था मैं कॉलेज टाइम में। एथलेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि डोपिंग का इशू काफ़ी एक्टिव था उस टाइम पे, चल रहा था न्यूज़ में, डोपिंग का पूछा गया। और हमको ओवरऑल अपना जो स्पोर्ट्स कल्चर है कंट्री में वो कैसे बढ़ाया जाए। उसके अलावा मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था, उसमें मेरा रिकमेंडेशन हुआ था। तो उससे मेरे साथ क्वेश्चंस पूछे गए सीएपीएफ से रिलेटेड, जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं कि उनको मर्ज कर देना चाहिए कि नहीं मर्ज कर देना चाहिए। उसके बाद मैंने कॉलेज अपना नॉर्थ ईस्ट से किया था, गुवाहाटी से। तो असम की फ्लड्स के ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, डैम्स हमको बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। उसके बाद मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसके सवाल जैसे फैमिली किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शनिंग किस तरह से चेंज हो रहा है, कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है, जैसे नेट जीरो के ऊपर और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर काफी लंबा डिस्कशन चला। तो ओवरऑल तो मिक्स ही था दोनों, मेरा बैकग्राउंड भी और कंटेम्प्रेरी इवेंट दोनों मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके। और आपका जो ये प्रिपरेशन था इसमें आपने इतना ये सिलेबस किस तरह से कवर किया? क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत नए होते हैं, जिन्होंने भी पहली बार भी तैयार नहीं किया है। उनका पहला क्वेश्चन यही आता है कि इतना ज़्यादा लंबा सिलेबस, इसको कैसे तैयार करें? इतना वास्ट सिलेबस है। हाउ डिड यू कंप्लीट दिस सिलेबस? मैम देखिए मैंने तो इस तरह से किया था कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कॉमन होते हैं, कि जैसे हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जियोग्राफी, इन सबको मैंने सबसे पहले कवर किया था। इनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज थी उनको कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने जो अपना ऑप्शनल तैयार किया था बहुत बढ़िया से। तो उसके बाद जो समय बचा उसके बाद मैंने वो टॉपिक्स किए थे जो मेंस स्पेसिफिक है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, सोसाइटी होता है, जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। उसका मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल उठाया, उसको जल्दी जल्दी से कवर कर दिया, क्योंकि वो मोस्टली चीजें वो पहले ही कवर हो जाती हैं। जैसे कि गवर्नेंस हमारा पॉलिटी में कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर न्यूज़पेपर में पढ़ता था, न्यूज़पेपर मुझे लगता है सबसे ज्यादा हेल्प किया है मेरी। न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ही कवर हो जाते थे बढ़िया से, स्टैटिक भी थोड़ा सा गूगल कर लेते तो कवर हो जाता था। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं मैगजीन कर लेता था। और तो बस यही था, इसी तरह से सारा कुछ कर लिया था। बाकी जो गलती मैंने की थी मुझे लगता है जो मुझे बताना चाहिए एस्पायरेंट्स को, वो ये है कि जब मेंस की तैयारी करें तो उसके टॉपिक वाइज नोट्स जरूर बनाएं, सब्जेक्ट वाइज ना बनाएं नोट्स। जो मेंस के टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में उनके नोट्स बनाएं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है, या बैलेंस ऑफ पावर दिया हुआ है, या फिर रोल ऑफ वुमेन इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस का पार्ट है उस पर टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, वो ज्यादा हेल्प करता है। जब हम रियल एग्जाम में लिखने बैठते हैं वो हमारे माइंड में एकदम से पॉइंट्स क्लिक हो जाते हैं। ये गलती मैंने किया था मेरे से, मुझे लगता है जो सुन रहे हैं एस्पायरेंट्स उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। ओके। आपने बात किया कि आपने पहले लाइक जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, सब जगह आते हैं, आपने उनको तैयार किया है। इस तरह की और इस तरह की तैयारी में कोचिंग्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? जो बच्चे अभी सोचते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इस पे कुछ आप गाइड कर पाएँगे? कोचिंग्स का कितना रोल मैम होता है? देखिए, हाँ, देखिए जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज में नहीं है, जैसे मैंने तो इंजीनियरिंग किया था, मुझे ये डर था कि
शायद मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे से समझ ना आए, पर ये मेरी गलत फहमी थी उस टाइम पे, तो उसके लिए मैंने उस पर्सपेक्टिव से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। बाकी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोचिंग ज्वाइन करना मस्ट है या बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि हमें जो हम खुद से पढ़ाई करेंगे वो मैटर करता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपनी लिमिटेशंस है, वो आपको एक साल के टाइम में सारा सिलेबस नहीं कवर करा सकते हैं। वो 20%, 30%, हद से 40% कवर करा देंगे, बाकी तो सब कुछ हमें खुद से ही करना है। वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये जरूर बोलूंगा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसकी कोचिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा उसमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, जो कंसेप्ट होते हैं उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कंसेप्ट होने चाहिए। तो उसके लिए कोचिंग बहुत हेल्पफुल रहता है कि जो टीचर्स होते हैं बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं, फाउंडेशन बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, उसके ऊपर अपना बिल्डअप कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। बाकी जीएस के लिए तो अगर किसी को ह्यूमैनिटीज पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनसे भी कवर किया जा सकता है। पर थोड़ा सा कोचिंग में थोड़ा क्लैरिटी के साथ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको करा देते हैं, तो इसलिए शायद जरूरी मतलब थोड़ा हेल्प मिलती है कोचिंग से। Surely, I mean, ultimately, this is your journey. You have to, complete this journey. इसमें आपको ही चलना है, अपने हाँ, लिए अपना खुद करना खुद बेटर से ही। कोचिंग वुड बी अ सपोर्ट फॉर यू। कौन सी चीजें आपको गाइड कर सकते हैं? ऑलराइट, हाँ, अच्छा वो आपने मतलब, हाँ मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है कोचिंग, बट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है जो सेल्फ स्टडी है। जी, आपने बात किया ऑप्शनल का कि ऑप्शनल के लिए आपको आपके लिए काफी हेल्पफुल रही थी। ऑप्शनल चूज करना, सब्जेक्ट चूज करना ही अपने आप में एक बड़ा वो हो जाता है, टारगेट हो जाता है काफी सारे एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं आते, या फिर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें एक कॉमन पैटर्न देखा गया है कि वो ज्योग्राफी की तरफ जाते हैं या एंथ्रो की तरफ जाते हैं। आपने आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या, कैसे चूज किया आपने? मैम, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि मेरा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वैसे मेरा सीपीआई वहाँ कॉलेज में भी ठीक था, बट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, मुझे कुछ नया पढ़ना था। तो मैंने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी, सॉरी, सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल में जो भी लिस्ट है, मैंने सबको एनालाइज किया। उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा और सबसे ज्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो सोशियोलॉजी था। और मुझे एकदम उसका सिलेबस एकदम प्रैक्टिकल लगा कि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो एक तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा, और सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा, और मेरे जीएस में भी हेल्प करेगा, एसए में भी हेल्प करेगा, एथिक्स में भी हेल्प करेगा, सब जगह हेल्प करेगा। तो दूसरा, मैंने अपने सीनियर से भी बात किया, उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी का सिलेबस थोड़ा छोटा है, जल्दी से कवर हो जाता है, और मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं। तो ये दोनों तरफ से था। पहला तो मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मुझे अच्छा लगता था सोशियोलॉजी, और दूसरा था कि यूपीएससी में भी सिलेक्शन थोड़ा इजी बना देता है, क्योंकि अगर छोटा सिलेबस होता है तो हम जीएस पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग बहुत बड़े बड़े ऑप्शन लेके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आपने एज पर योर इंटरेस्ट और गाइडेंस यू चूज योर ऑप्शनल और सब्जेक्ट। मैम, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, हमको ऑप्शनल बहुत लंबे समय के लिए पढ़ना है, 4-5 महीने के लिए पढ़ना है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो हमारी पढ़ाई सस्टेन नहीं हो पाएगी, हम बीच में छोड़ देंगे उसको। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम, अगर इंटरेस्ट होगा तो हम ज्यादा पढ़ेंगे उसको, इन डेप्थ पढ़ेंगे, एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरेस्ट होना मस्ट है एकदम। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर दिक्कत है ऑप्शनल में। ऑलराइट, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा पूरे जर्नी में, कि आपका किस तरह से रूटीन था, किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ाई किया था थ्रू आउट योर जर्नी? मैम देखिए, इसमें मेरा बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। मेरा तो था कि अ, हमारे पास लिस्ट है कि एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, मैं तो एक सब्जेक्ट उठाता था उसको पढ़ता था, फिर दूसरा उठाता था उसको पढ़ता था, तीसरा, जब एक साइकिल खत्म हो जाता था फिर से शुरू से कर देता था। तो मैं तो ये करता था। ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मैंने कभी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई नहीं कि मैं डिवाइड करूँ उसको, टाइम मैनेज करूँ, उसमें 2-4 दिन उसमें दूँ, 2 दिन उसमें दूँ, ऐसा मैंने तो कभी किया नहीं। मैं तो डायरेक्टली उठाता था और पढ़ता था। एंड कितने, आपका रूटीन क्या रहता था, कितने आवर्स आपको देने पड़ते थे, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल था उस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? देखिए, जो जैसे मेरा पढ़ने का रूटीन था, मुझे न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता था, तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर करता था। उसमें मुझे टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता था, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग जाता था। और उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट उठाता था और पूरा दिन भर एक ही सब्जेक्ट करता था।
तो इसमें जहाँ तक नंबर ऑफ आवर्स की बात है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी ज्यादा पढ़ते थे, 8-9 घंटे 10 घंटे भी पढ़ लेते थे। बट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में क्योंकि नई चीजें पढ़ने का स्कोप कम था, बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करना था, तो तब सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में नंबर ऑफ आवर्स काफी कम हो गए थे। मतलब ऐसा कि 6-7 घंटे, मैं तो बोलता हूँ कि एवरेज भी शायद 6 घंटे से कम ही रहा हो। तो नंबर ऑफ आवर्स का ऐसा था। ओके। और अदरवाइज आपका नॉर्मल रूटीन, आपकी हॉबीज क्या रही हैं इस इसके दौरान? क्योंकि एक मेंटल प्रेशर बहुत बन जाता है, आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है इस एग्जाम में। उसको अपने आप को कॉन्फिडेंस रखने के लिए, वो मोटिवेशन रखने के लिए कोई पर्टिकुलर हॉबी या कोई आपकी रूटीन रहती होगी? देखिए, आपने लास्ट जो क्वेश्चन था आपका, उसमें भी एक पार्ट रह गया था आंसर करने को, लाइफ स्टाइल। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है। तो देखिए, मेरा बहुत ज्यादा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर पार्टी बाजी ये सब भी नहीं करता था। मैं रूम पे रह के अपना या तो पढ़ता था या फिर थोड़ा बहुत मूवी वगैरह देख लेता था। मेरी हॉबीज थी, पर जब मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी हॉबीज को परस्यू करना छोड़ दिया था, वेरी फ्रेंकली। जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया, क्योंकि मुझे हॉबीज लिखनी थी मेरे डेफ में, और मेरी हॉबीज थी भी, तो मैंने उन्हें वापस से परस्यू करना शुरू किया था। जैसे मैं स्केचिंग करता था, रनिंग करता था, कोरा पे भी थोड़ा बहुत लिख लेता था इधर उधर, या अपनी जो डायरी या जर्नल मेंटेन करता था। बट वो सब मैं बहुत ज्यादा नहीं किया, वो मैं इंटरव्यू के लिए ही किया था, वो भी मेंस के लगभग बाद। तो मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता था, उसके बाद थोड़ी बहुत मूवीज देख लेता था। इसके अलावा तो ऐसा ऐसा ही लाइफ स्टाइल था मेरा। बहुत बोरिंग था, सुनने में भी बोरिंग लगता है, बोरिंग था अभी, बट यही रियलिटी है मेरी। यही, मुझे रूम से ज्यादा बाहर जाना पसंद भी नहीं था। ऑलराइट। आपका ये जो पूरा जर्नी रहा है, इसमें आप अपने सक्सेस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देते हैं? अब जैसे आपने बताया आपके मोटिवेशनर्स जो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, या उनके अलावा भी कोई है जिनको आप ज़्यादा अपना क्रेडिट देना चाहेंगे? मैम, सबसे ज्यादा क्रेडिट तो फैमिली को जाता है। फिलोसॉफिकल लेवल पे तो उन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे हम सब लोग बोलते हैं, सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया है। और प्रैक्टिकल अगर लेवल पे देखें तब भी 2017 में मैं पास आउट हुआ था, अभी 2022 चल रहा है, 5 साल हो गए। मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो सब फैमिली पे ही डिपेंडेंट था। अगर फैमिली नहीं होता तो शायद परस्यू नहीं कर पाते अपने इस गोल को। तो फैमिली को ही सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, यूपीएससी का पैटर्न आपने क्योंकि 2019 में भी दिया है, काफ़ी एस्पिरेंट्स ये मान रहे हैं जिन्होंने क्लियर नहीं किया है कि काफ़ी टाइम से पैटर्न चेंज होता आ रहा है यूपीएससी का। तो इस पे आप कुछ गाइड करेंगे कि किस तरह से अपने प्रिपरेशन तैयार रखें, जो ये अनसर्टेनिटी है यूपीएससी की? पैटर्न क्यों चेंज, मतलब किस तरह से हम देखिए, चेंज? हाँ मैम, जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो जो जीएस का पेपर होता है उसमें भी चेंज हो रहा है, जो सी सेट का पेपर है उसमें भी चेंज हो रहा है। जो सी सेट का पेपर है, अब थोड़ा सा मेरी पर्सनल ओपिनियन में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में जा रहा है। ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें आजकल डायरेक्ट फॉर्मूला से, डायरेक्ट ट्रिक्स ना लग के, वो एकदम बेसिक मैथ्स पूछ रहे हैं। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है मैथ्स की या रीजनिंग की, उसको टेस्ट कर रहे हैं। और जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो भी थोड़े से ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं, और एक पैराग्राफ से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद भी वो पूछते हैं कि इसका इन्फरेंस क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सी सेट पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि सी सेट अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। और दूसरी, जहां तक जीएस की बात है, देखिए जीएस आजकल इतना ज्यादा अनसर्टेन बोलें या उसको रैंडम बोलें। एक तो अलग अलग एरिया से हर साल यूपीएससी पकड़ता है। एक साल एग्रीकल्चर पकड़ लेता है, एक साल एंशियंट मिडिवल पकड़ लेता है, एक बार स्पोर्ट्स पकड़ लेता है। 3 4 5 क्वेश्चन उससे उठा के पूछ लेते हैं। बट जहां तक बात है कि इसको तैयार कैसे किया जाए, मेरी राय में तो जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है हमारा सिलेबस का, जैसे मैं पहले बोला था, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, अगर उनको तैयार अच्छे से कर लिया जाए तो 100 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और सिविल सर्विसेज वाला प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो सकता है। 100 नंबर पे कट ऑफ 90 95 98 इतनी कुछ जा रही है, लास्ट ईयर तो 87 ही थी, 87.5। तो वो इजीली क्लियर हो सकता है। बट जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा रैंडम सा हो गया है। जो हमारी बेसिक मैगजीन्स आती हैं
प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, उसमें उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अगर पूछते भी है तो एक छोटा सा फैक्ट उठा के पूछेंगे, उसके लिए 700-800 पेज का वो करंट अफेयर्स पढ़ना तो फिजिबल नहीं है। बट हमको बियर मिनिमम करंट अफेयर्स भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगली बार 10-15 क्वेश्चन उससे पूछ लें। बट हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो स्टैटिक पे रहना चाहिए, जैसे कि 50-60 नंबर तो अगर हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी करके जाएं उसी से आ जाएगा, 30-40 नंबर और लाना है वो स्टैटिक से बन जाएगा। करंट अफेयर से ज्यादा फोकस हमारा स्टैटिक पे होना चाहिए। वो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक कि प्रीलिम्स की बात है। पीवाईक्यूज तो वैसे मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर्स का भी एक सर्टेन पैटर्न रहता है। किस एरिया से या किस थीम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका भी एक सर्टेन पैटर्न है यूपीएससी में, उन थीम्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो कुछ कुछ चीजें करके जो अनसर्टेनिटी या रेंडमनेस है प्रीलिम्स में, वो कम की जा सकती है। तो जहां तक बात मेंस की है, तो मेंस में तो जैसे पीवाईक्यूज को प्रिपेयर करने ही होते हैं, मैंने तो वैसे नहीं किए थे। पीवाईक्यूज एनालाइज करें और अपने टॉपिक वाइज नोट बनाएं। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स होती हैं, जो लास्ट में पूरा कंपाइलेशंस आते हैं मेंस स्पेसिफिक, उनको कर लें। और अपना बेसिक तो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो करते हैं वो तो करना ही होता है। बस इतना ही करना है। मेंस थोड़ा इजी रहता है, अगर अच्छे से किया जाए तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए किस तरह से तैयारी की जा सकती है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार प्रीलिम्स निकाल लिया मेंस तो निकाल लेंगे। हाँ, देखिए मैम, बात प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो या इंटरव्यू की हो, मेरे हिसाब से तो इसकी एक ही चाबी है, वो है अंडरस्टैंडिंग, वो समझ के पढ़ना। क्योंकि जो प्रीलिम्स में भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैम सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। मैं सुन पा रहे हैं मैम? देखिए, जिस तरह के क्वेश्चंस आजकल प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि लिबर्टी का क्या मीनिंग है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नेंस का क्या मीनिंग है। ये सब क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो सारे स्टेजेस पे वो प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो समझ के पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ना जरूरी है। फिर उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको एक कंसेप्ट को दूसरे से इंटरकनेक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं हमारा। और मेंस में तो हेल्प करता ही करता है। और जिस तरह के कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, या फिर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है साथ में जो बोल रहा हूँ, पर रियलिटी है कि अगर समझ के पढ़े उसको तो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। आपने अपनी तैयारी के लिए कौन-कौन से मतलब रिसोर्सेज या सोर्सेज का मतलब यूज़ किया था? और ऑनलाइन कौन-कौन सी चीज़ें हैं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो शायद घर से तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए फ़ीज़िबल नहीं होगा डेली मूव करना अ, या फिर कोचिंग्स लेना। इस तरह में ऑनलाइन क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है या किस तरह के रिसोर्सेज जो आप हमको रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ मैम, देखिए, जहाँ तक बात करंट अफेयर्स की है, वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर करता था पीडीएफ डाउनलोड करके। उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो डेली करंट अफेयर्स निकालते हैं, मैं वहां से करता था उनकी वेबसाइट से। जैसे मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया को फॉलो किया, ऑलमोस्ट सारे टाइम मैंने इनसाइट्स को फॉलो किया है। उसके बाद जब मैं ट्रैवलिंग करता था तो यूट्यूब पे एडिटोरियल के डिस्कशंस आते हैं, प्रीलिम्स के डिस्कशंस आते हैं, वो मैं वहां से कर लेता था। उसके लिए मैंने एक ओनली नाम का एक चैनल है जो फ्री में अवेलेबल कराता है करंट अफेयर्स के एडिटोरियल डिस्कशंस को, वहां से करता था। तो करंट अफेयर्स मेरा यहाँ से कवर हो जाता था। दूसरा, जो जीएस है उसके लिए जो बेसिक बुक्स हैं एकदम, जैसे कि अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो एक एनसीईआरटी है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको किया था। उसके बाद मुरनाल सर के लेक्चर्स आते हैं, वीडियो उनके पीपीटी, वहां से किया था। तो इकोनॉमिक्स मेरा यहाँ से कवर हो गया था। वैसे मैंने रमेश सिंह बुक भी पढ़ा था, बट वो मुझे इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगी थी। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की किताब आती है उसको किया था। उसके बाद एनवायरनमेंट मैंने और ज्यादा यहाँ से नहीं किया था, सिर्फ शंकर आईएएस पढ़ के उसके बाद न्यूज़पेपर से उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद जियोग्राफी के लिए मैंने दो एनसीईआरटीज आती हैं 11th क्लास की, उसको बहुत अच्छे से किया था। 12th वाली पढ़ी थी पर वो मुझे इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगी थी, 11th वाली बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। उसके बाद मैंने जीसी लियोन किया था बुक, बट वो भी, उसका रिटर्न बहुत ज्यादा कम था। मुझे लगता है शायद पहले वो ज्यादा पॉपुलर थी, अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है किताब। उसके अलावा मैंने मुरनाल के लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, रजंतरी मैम के, वो मैंने किया था, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। उसके अलावा पॉलिटी के लिए मैं दो एनसीईआरटीज पढ़ा था, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और उसके बाद लक्ष्मीकांत किया था।
ये एनसीईआरटीज मैंने एक दो बार ही पढ़ा था, मुझे ज्यादा काम की नहीं लगी थी। मैंने लक्ष्मीकांत पे पूरा मेरा फोकस था। Mhm. उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट मिडीवल बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं किया, मिडीवल तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था मैंने। और जो एंशियंट है उसके लिए मैंने कुछ 2-3 बार आर एस शर्मा बुक किया था, एक ओल्ड एनसीईआरटी आती थी पहले, वो किया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी की थी, और स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है राजीव भाई सर की, वो मैंने कर ली थी। उसके बाद जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे डिजास्टमेंट, सिक्योरिटी, इन सब के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के जो टॉपिक वाइज देते हैं वो मैंने वहां से कवर कर लिया था, क्योंकि ये सब टॉपिक जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो वहां से ऑलमोस्ट कवर हो जाते थे, बट एक थोड़ा सा बेसिक और थ्योरेटिकल पार्ट भी हमको आना चाहिए, तो मैंने वहां से कर लिया था। उसके बाद एथिक्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है एथिक्स कहाँ से किया जाए, तो एथिक्स के लिए मैंने बेसिक थ्योरी कवर कर ली थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा के, राउज आईएएस करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बट उसके नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे, बहुत शॉर्ट में थे, नोट्स अच्छे नहीं थे, वेरी फ्रेंकली। बट मैंने बेसिक वहीं से कवर करके, अपना ज्यादा फोकस था मेरा उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे, तो उसके लिए मैंने एक मुदित जैन सर की बुक आती है डिकोड एथिक्स करके, वहां से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या आंसर राइटिंग मैंने सीखा था, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करना है क्वेश्चन को, या फिर स्टेक होल्डर्स कैसे लिखने हैं, केस स्टडी कैसे हैंडल करना है, वो सब मैंने वहां से किया था, जो उनके पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन है। Mhm. मतलब थ्योरी मैंने थ्योरी पार्ट नहीं किया था, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस मैंने वहां से कर लिए। उसके बाद जब मेंस आंसर राइटिंग का नंबर आया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले डेटा निकालते हैं, जैसे ओनली आईएएस और विजन आईएएस का डेटा मैंने किया था अपने आंसर्स में, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो बेसिक बेसिक तो यही था, बाकी सोशियोलॉजी के लिए तो काफी सारी बुक्स पढ़ी थी, शायद यहाँ पे रिलेवेंट ना हो उन सब के बारे में बोलना। अ, तो या फिर मैं बोल ही देता हूँ कि जैसे हडलम्बोस होती है, रिडजर बुक मैंने पढ़ा, एस एल तोसी सर की बुक पढ़ी, बी के नागला पढ़ी, मजूमदार सर की एक बुक आती है वो पढ़ी, नितिन सांगवान सर की एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी, सारा सिलेबस उसमें कवर्ड है, मैंने वो भी किया, और लास्ट में इग्नू और अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे उससे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। तो बेसिक बेसिक यही मेरे सोर्सेस थे मैं। ओके। जाने से पहले हम आपसे एक लास्ट ये पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे अब तैयार कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको आप कोई स्पेसिफिक टिप या कोई एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो जो प्रेशर में होंगे ऑलरेडी, कुछ जो निकाल चुके हैं, मतलब पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं कर क्लियर कर पाए, उनके लिए। मैम, सबसे ज्यादा तो जरूरी ये है कि हम ये ना समझे कि यूपीएससी को निकालने के लिए कोई शॉर्टकट है, या कोई एक घुट्टी है उसको पी लेंगे तो हमारा सिविल सर्विसेज निकल जाएगा, या फिर हम टॉपर्स को सुन लेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी जैसे बड़े बड़े वर्ड्स भी यूज करते हैं लोग, कि हम उनकी स्ट्रेटेजी को करके हमारा सिविल सर्विसेज निकल जाएगा, वो एक मिथ है। हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी होती है, अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है चीजों को, तब जाके अच्छे मार्क्स आ पाते हैं, कोई शॉर्टकट तो है नहीं इसके। दूसरा ये है कि सोर्सेज सबको पता होते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज सबको पता है, गूगल करो, यूट्यूब पे देखो, सबको पता है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि उन चीजों को कैसे पढ़ना है, उनका जो पढ़ने का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है, सोर्सेज सब सेम ही पढ़ते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को पढ़े, उसको बहुत ज्यादा समझ के पढ़े, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए पर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। यूपीएससी का तीनों स्टेजेस पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अंडरस्टैंडिंग, वो समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को कंटेक्स्ट में करें, डेटा याद करना है डेटा भी याद करें, सब कुछ करें, पीवाईक्यूज का एनालाइज करें, मेंस में टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, मेंस आंसर राइटिंग करें, जब इंटरव्यू आए तो उसके लिए मॉक दें, या जो भी करना है वो करें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें अंदर से अपने, और थोड़ा सा इंटरनल मोटिवेशन, जिससे कि हम खुद को सस्टेन कर पाए। अगर हम 6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो वो 6 घंटे भी सस्टेन हो पाए हमारे ओवर द, मतलब कि ओवर द मंथ्स हम उसको सस्टेन कर पाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता है तो फिर दिक्कत रहती है, फिर हम आउटर मोटिवेशन ढूंढते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं दीवार पे, मोटिवेशनल टॉक्स देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, वो फिर एक दो दिन रहता है। अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहता है तो बाहर का जो मोटिवेशन है, जो बाह्य मोटिवेशन है, वो सब काम नहीं करता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के, अगर कोई स्टेज पे कोई एस्पायरेंट अगर फेल हो जाता है तो ये बिल्कुल ना समझे कि हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम का नेचर है वही ऐसा है कि शायद कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट शायद बाहर हो जाएं, कि अगर कोई छोटी सी सिली मिस्टेक अगर किया किसी ने प्रीलिम्स के पार्ट में, तो हो सकता है वो प्रीलिम्स में बाहर हो जाए, पर उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो डिजर्विंग नहीं है।
वो डिजर्विंग है, आगे मेहनत करे, कोई गलती की है उसको सुधारे, और ये भी ना समझे कि बार बार खुद को डाउट में ले कि यार ये यूपीएससी हम इतना टाइम दे रहे हैं, ये वर्थ भी है कि नहीं। तो सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है और लगता है कि जितना टाइम हमने दिया है वो वर्थ है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के, थोड़ा रियलिस्ट बन के, अगर हो पाए तो एक प्लान बी भी तैयार कर ले, क्योंकि नेचर थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा सा डाइसी सा रहता है कि सिलेक्शन शायद ना भी हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन पे बहुत ज्यादा लोग हैं। तो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच भी रखें अपनी, कुछ गलती किया तो उसको एनालाइज करें, कॉन्फिडेंस रखें बस थोड़ा, और आगे बढ़ते जाएं, चीजों को कवर करें समझ के। समझ और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सीधा ऐसे रीडिंग ना करें कि हम ये बुक हमको 20 पेज 1 घंटे में पढ़ने हैं, 50 पेज 1 घंटे में पढ़ने हैं, कवर कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। रिचुअलिस्ट एक करके एक कंसेप्ट होता है हमारे सोशियोलॉजी में, रिचुअलिस्ट ना बने। यहाँ पे हमारा एंड बहुत जरूरी होता है कि अल्टीमेटली हमको एग्जाम क्लियर करना है। हमको ऐसा ऐसा नहीं कि हमको 50 किताबें रीड कर लेनी है और अल्टीमेटली पता चले कि एग्जाम में काम ना है। तो रिचुअलिस्ट नहीं बनना है हमको, हमको इनोवेटर बनना है कि जल्दी से जल्दी हमारा कम पढ़ के, अच्छे से पढ़ के जल्दी से जल्दी हमारा एग्जाम क्लियर हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच यक्ष आपके वंडरफुल एडवाइस के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, इस साल बहुत अच्छा आया है। उनको आप कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैम यही बोलूंगा कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शंस होते हैं, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। वैसे मेरे पास तो डेटा है नहीं कि कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, कितने लोगों का नहीं होता है। बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि हार्ड वर्क करें, अच्छे से लिखें, जो एग्जाम की डिमांड्स है उनको पूरा करें, तो मीडियम तो मैटर ही नहीं करेगा। अभी इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोगों का अच्छा मार्क्स आते हैं। मेरे एक दोस्त थे लास्ट ईयर, उन्होंने बाकी अपना पूरा इंग्लिश में दिया पेपर और इंटरव्यू हिंदी में दिया। इस बार मैं भी हिंदी में देने का सोच रहा था, पर शायद गलती किया, हिंदी में दे देना चाहिए था। बट ऐसा है कि हिंदी में भी लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। मेंस में अगर किसी को ऐसा लगता है कि शायद कम सिलेक्शंस होते हैं हिंदी में, तो अपनी अप्रोच को थोड़ा बदले। जो भी बेसिक चीजें हैं, डायग्राम्स बनाना है, डेटा बनाना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है, वो सब चीज सीखें तो मुझे तो लगता है मीडियम कोई ज्यादा मैटर करेगा नहीं अल्टीमेटली आपकी सिलेक्शन में किसी भी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच यक्ष, आपने हमें टाइम दिया और द हिंदू जोन के प्लेटफॉर्म पे आके आपने इतने अच्छे एडवाइजेस दिए, टिप्स दिए। आई मीन यू हैव बहुत प्रैक्टिकल आपने बातें बताई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड वी होप यू विल सर्व द नेशन विद द प्योर इंटेंशन जिसके साथ आप सर्विसेज में आए थे। विश यू लक फॉर दिस योर जर्नी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।